नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम एक पुस्तक जिसका नाम है त्रिफला ज्योतिष इसका अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक में हमने दशा अध्याय प्रारंभ किया है और दशा अध्याय में हमने ये जान लिया था कि अगर राज योग कर्ता ग्रह की महादशा हो और उसमें मारक या किसी पाप ग्रह की अंतर्दशा आ जाए तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। तो उसमें आप ये ना माने कि राजयोग का फल मिलेगा। अब इसी से रिलेटेड हमने राजयोग ये योग कारक ग्रह की महिमा को भी जाना था। आज हम आगे जानेंगे। आगे पढ़ते हैं श्लोक संख्या 4 से। उद्योतकार कहते हैं कि राहु या केतु यदि केंद्र या त्रिकोण में हो तो उसकी महादशा में जब योग कारक की अंतर्दशा होती है तो योगज फल देते हैं। अब भाव यह है कि योग कारक से संबंध ना होने पर भी शुभ स्थान में स्थिति मात्र से राहु केतु शुभ फल देते हैं। क्या कह रहे हैं कि चाहे योग कारक ग्रह से उनका युति हो या ना हो या कोई संबंध बने या ना बने, लेकिन अगर राहु केतु केंद्र में है तो अपनी अंतर्दशा आने पर ये अच्छे फल ही देंगे। स्थिति मात्र से राहु केतु शुभ फल देते हैं, किंतु जब शुभ की अंतर्दशा हो तो उत्कृष्ट फल, शुभ अशुभ अंतर्दशा हो तो हीन फल देते हैं। किंतु जब शुभ की अंतर्दशा हो तो उत्कृष्ट फल। वो कह रहे हैं कि योग कारक ग्रह है तो बहुत अच्छा हो गया ना, योग कारक तो शुभ होता है। तो जब शुभ की अंतर्दशा हो तो उत्कृष्ट फल मिलते हैं और साथ में अशुभ की अंतर्दशा हो तो हीन फल देते हैं। यहां इनका कहने का क्या तात्पर्य है कि महादशा लॉर्ड अगर राहु केतु हैं और अंतर्दशा आ जाती है किसकी, एक योग कारक ग्रह की, तो राहु केतु बहुत ही अच्छा फल देंगे। ठीक है। और दूसरी बात क्या लिखी है, ये लिखा है किंतु शुभ की अंतर्दशा हो तो उत्कृष्ट फल। अब देखिए शुभ की दशा हो तो अब कहना है कि योग कारक की दशा में भी अच्छे फल हो गए, किसी शुभ ग्रह की दशा में भी अच्छे फल हो गए, लेकिन तीसरी कंडीशन बताई है, अशुभ अंतर्दशा हो तो हीन फल देते हैं। अशुभ की अंतर्दशा आ जाए तो फल अच्छे नहीं होंगे। ठीक है। अब अशुभ किसको कहोगे आप, मारक स्थान के स्वामी को भी अशुभ कह सकते हो, थर्ड लॉर्ड को अशुभ कह सकते हो, सिक्स्थ लॉर्ड को अशुभ कह सकते हो, 11th लॉर्ड को भी अशुभ कहा जा सकता है। आगे पढ़ते हैं। संजन रंजनीकार कहते हैं कि राहु केतु केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो और कन्या या मिथुन राशि में हो और किसी भी ग्रह से संबंध न करते हो तो अंतर्दशा के शुभ या अशुभ गुण के अनुसार राजयोग फल देने वाले होते हैं। साफ साफ इन्होंने लिख दिया कि कन्या राशि या मिथुन राशि में अगर राहु के है लेकिन उनकी स्थिति कहाँ हो, केंद्र या त्रिकोण में हो और वह किसी भी ग्रह से संबंध ना करते हो तो अंतरदशा के शुभ या अशुभ गुण के अनुसार राजयोग फल देने वाले होते हैं। अर्थात मेष कर्क वृश्चिक कन्या मकर या मिथुन में केंद्र में राहु हो तो पराशर मुनि ने कहा है कि वह स्वयं राजयोग कारक हो जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि राहु केतु के बारे में ये कहा जाता है कि राहु और केतु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, वो जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उसके फलों को ले लेते हैं। अब कह रहे हैं कि माना वो किसी से संबंध, किसी के साथ युति वगैरह में ना हो, तो जब युति में नहीं है तो उस राशि के अनुसार फल देंगे।
तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि मेष में, कर्क में, वृश्चिक में, कन्या, मकर या मिथुन में केंद्र में राहु हो। तो किस किस में बोला है इन्होंने? मेष में, कर्क वृश्चिक में, कर्क वृश्चिक में, और कौन सी राशि है? मकर या मिथुन में, कन्या, मकर, मिथुन, कन्या, मकर और मिथुन, ये इनके लगन हो। और केंद्र में ही क्या आ जाए, अगर एक नंबर राशि यहाँ है तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 10 होगी। अगर 4 नंबर है तो फिर इसी प्रकार चर राशियां आएंगी। इसी प्रकार यहाँ पर, तो कहना क्या चाहते हैं कि केंद्र में ही हो राहु केतु, तो केंद्र में रहने से इनके दुष्प्रभावों में कमी आ जाएगी और वे राजयोग फल देने वाले बन जाएंगे, स्वयं राजयोग कारक हो जाते हैं। पंडित राम यतनजी ओझा के अनुसार तमोग्रह, तमोग्रह कौन से? यही राहु केतु, यदि पंचम व नवम में हो तो योग कारक से संबंध न करने पर भी राजयोग कारक की महादशा में अपनी अंतरदशा में योगज शुभ फल प्रदान करते हैं। ठीक है, अगर पंचम और नवम में भी बैठे हैं और योग कारक से संबंध नहीं भी है, ना करने पर भी, तो योग कारक की महादशा में अपनी अंतरदशा में बहुत अच्छा फल देते हैं। तो अगर इसी चीज को हम यहाँ पर कर्क राशि में समझने की कोशिश करें, तो कर्क राशि में कौन हो जाते हैं योग कारक? मंगल ग्रह। तो जब मंगल ग्रह योग कारक हो जाएंगे और माना ये केंद्र में ना होकर पंचम नवम में भी होंगे ना, तो भी बहुत अच्छा फल देंगे। कौन? राहु और केतु। योग कारक मंगल की यहाँ पे 8 आएंगे, तो मंगल योग कारक हो गए। तो मंगल की महादशा में राहु की अंतरदशा। वैसे देखने में ऐसा लग सकता है ना कि मंगल के साथ तो राहु के संबंध अच्छे नहीं है ये वो, लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये दशा इनकी अच्छी राजयोग कारक दशा ही मानी जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार आगे की बातों में श्री विनायक शास्त्री जी ने क्या कहा है? यदि राहु या केतु लगन पंचम नवम में हो तो किसी भी ग्रह से संबंध भी ना करें तो भी केंद्रेश की महादशा में इसकी अंतरदशा होने पर, इसकी महादशा में केंद्रेश और अंतरदशा हो तो योग फल यानी कि शुभ फल प्राप्त होते हैं। अपनी महादशा में त्रिकोणेश की अंतरदशा भी शुभ फलदायक होती है। त्रिकोणेश की महादशा में इनकी अंतरदशा में शुभ फल होता है, लेकिन शर्त क्या है कि ये केंद्र या त्रिकोण में ही हो। ये कौन? राहु या केतु। ठीक है, अब आगे कहते हैं कि राहु या केतु यदि व्यय, द्वितीय या केंद्र में हो तो किसी ग्रह से संबंध ना करें, तो इसे सम समझना चाहिए। अब यहां इन्होंने ये बात कह दी कि माना वो केंद्र या त्रिकोण में नहीं है, लेकिन कहाँ है? व्यय भाव कौन सा कहलाता है? 12th हाउस। ठीक है ना, व्यय भाव कौन सा कहलाता है? और द्वितीय, द्वितीय भाव कौन सा है? ये वाला। इन भावों को आप जानते ही हैं कि ये समभाव होते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में लिखते हैं कि किसी ग्रह से संबंध ना भी करें तो इसे सम कहना चाहिए। ऐसी स्थिति में इनकी महादशा में अंतरदशा की शुभाशुभ तत्वानुसार फल होगा। इसी प्रकार अन्य समग्रह उनकी महादशा में अन्य अंतरदशाओं का फल कहना चाहिए। तो भी सम हो जाने के बाद भी उनका प्रभाव अशुभ नहीं रहेगा। कैसा रहेगा? शुभ ही रहेगा। कई लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अरे मेरी राहु की अंतरदशा आ रही है, मेरी केतु की अंतरदशा आ रही है। तो उनको अपने कुंडली के फलों को समझने के लिए इन सूत्रों को भी बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि क्या राहु केतु अशुभ फल देने वाले हैं। अगर वो केंद्र में है या त्रिकोण में है तो नहीं देंगे अशुभ फल। कैसे देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ एक और बात समझनी चाहिए कि अगर वो सेकंड हाउस या 12th हाउस में है तो उनकी स्थिति सम कहलाती है। उस केस में भी वो अपनी अंतरदशा या महादशा में अशुभ फलदायक नहीं होंगे। अर्थात सब ग्रह अपनी दशा में जब अपनी ही अंतरदशा होती है
अच्छा, अब यहाँ पर ये एक विषय वस्तु अलग हो गई है। यहाँ पर श्लोक संख्या 5 से बिल्कुल विषय वस्तु अलग हो गई है। इसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आशा है ये आपको समझ आ रहा होगा। कोई प्रश्न हो तो जरूर बताइएगा। धन्यवाद।